नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। और बहुत अहम दिन और बात हम करेंगे कि असल में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था उसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है और बजट जो पेश होगा उसको हम कैसे समझ सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए, और जो इशारे हैं वो इशारों को अगर आगे ले आने की कोशिश करें तो देश की आर्थिक विकास की रफ्तार कहां और कैसी नजर आ रही है, चिंता कहां पर है और सरकार के लिए मुश्किलें कहां पर खड़ी होंगी, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं शुभम भट्टाचार्य जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड से। शुभम, स्वागत है आपका। और तवामुल हक साहब हैं जो कि नीति आयोग में इस वक्त हैं और जो लैंड प्रकोष्ठ है उसमें इस वक्त देखते हैं, सलाह देते हैं सरकार को। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ रवि जी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं जेएनयू से। रवि जी, स्वागत है आपका। शुरुआत में रवि जी आपसे करना चाहूंगा, ये जो आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे है, अगर सबसे मोटे तौर पर इसकी हेडलाइन को समझें तो ये क्या इशारा कर रही है? अगर मोटे तौर से इसकी हेडलाइन को समझें तो दो बातें। एक तो ये कि नोटबंदी के बावजूद कुल मिला के जो फिस्कल स्पेस सरकार की है अगले बजट में जाने के लिए, उसमें संभवतः कोई खास संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू रियलाइजेशन के बारे में कई तरह से इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि उसके टारगेट्स करीब करीब अचीव हुए हैं। तो पहली बात तो ये, क्योंकि ये अनिश्चितता का दौर है और इसमें एक ये महत्वपूर्ण, मेरे अनुसार से एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे बार बार ये भी इंगित करता है, नोटबंदी के मार्फत भी और उसके बाद भी जो अगले साल के लिए जो वो दृष्टांत पेश कर रहा है, उसमें इस बात को कहता है कि कुछ न कुछ नुकसान नोटबंदी से इस साल तो वही है, हालांकि वो चौथाई से आधे % के करीब कह रहा है, लेकिन अगले साल के बारे में भी वो ये कह रहा है कि समृद्धि को घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। और अनिश्चितता का वातावरण जो उसकी वजह से हुआ है और अन्य कारणों से भी, जो बाह्य कारण है उनकी वजह से जो अनिश्चितता का वातावरण है, उसको भी ध्यान में सरकार को लेना पड़ेगा। हक साहब, आपकी नजर में एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर मैं कहूं कि रूरल इंडिया की जो बात है इस सर्वे के लिहाज से, या फिर ओवरऑल 7% से नीचे की बात और आशंका अगले साल को लेकर भी? देखिए, इस साल तो उतना नहीं दिख रहा है, जैसे ऑलरेडी 7.1% ग्रोथ की अगर बात हो रही है तो ऐसा कोई खराब नहीं है ग्रोथ उस हिसाब से। और एग्रीकल्चर के बारे में अगर कहा गया कि 4.1% इस साल ग्रोथ होगा तो वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब 5.5% से भी ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि पिछले साल का बेस बहुत लो था, उससे पहले और भी लो था, लेकिन उससे पिछले साल भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ नहीं था, ड्रॉट सिचुएशन था। तो लो बेस से जब ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं एक साल ईयर टू ईयर, तो ऑटोमेटिकली इस बार ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से ये भी कम है। तो मेरे ख्याल से तो इट शुड बी हायर देन इवन 4.1% ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे सेज। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इंडस्ट्री एयर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ मिला के भी अगर देखें जी, तो जितना जैसे लोग डर रहे थे कि 7% से नीचे जाएगा, तो 7% का नीचे इस साल का तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है। अगला साल के बारे में जरूर सोच रहे हैं कि 6.5% या 7% के आसपास होगा, तो वो कॉशसली उसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में काफी चारों तरफ से जो लोगों ने कहा, तो लगता है इसको लोगों ने फैक्टर इन करके इसके कैलकुलेशन किया है। और अभी तो कोई एग्जैक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट किसी ने किया ही नहीं है इस पे। तो ये इस हिसाब से बहुत कुछ डरने की बात तो खास करके नहीं। अगर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं दिख रही है। शुभम, आपकी नजर में, क्योंकि लगातार कई पिछले बजट में हम लोग बैठते रहे हैं, इस बार जो एक बड़ी अच्छी चीज जिसका आप जिक्र बार बार करते थे, अप्रत्यक्ष करों में अप्रैल नवंबर में करीब 27% के आसपास का ग्रोथ दिख रहा है, यानी कि बढ़ोतरी दिख रही है। हालांकि जो चिंता जाहिर की जा रही जीडीपी को लेकर है, नोटबंदी या नोटबदली के बाद, आपकी नजर में इकोनॉमिक सर्वे जो है क्या सबसे एक प्लस पॉइंट दिखा रहा है जिसपे सरकार शायद उम्मीद से ज्यादा ठीक दिखेगी, और क्या एक बड़ी चिंता आपकी नजर में है? कविन, इकोनॉमिक सर्वे कुछ एक साल से कुछ नए नए इश्यूज जो सरकार के सामने आना चाहिए उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे पिछले साल जैम ट्रिनिटी, उसको लेकर काफी डिस्कशन हुआ था और उसके फलस्वरूप अपने देखा डिजिटल डेवलपमेंट जो हुए हैं वो उसी के ही चलते हुए आगे हैं। इस साल इकोनॉमिक सर्वे में टैक्स वाला जिसे कहते हैं इमीडिएट
शॉर्ट टर्म वाला इश्यूज जो है कि टैक्स का कैसे रहेगा, और उसी के संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे में दो महत्वपूर्ण बातें पॉइंट आउट किया गया है। एक तो इंडिया पॉलिटिकली यूनाइटेड है, इकोनॉमिकली कितना यूनाइटेड है या था, और ये चीज बहुत जरूरी होता है क्योंकि आज जेटली जी जब जीएसटी के बारे में जिक्र करेंगे तो ये वाला सवाल सामने उभर के आता है सबसे बड़ा। तो इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत अच्छा डेटा सेट उन्होंने उठाया है रेलवे से, और रेलवे का वो भी जो अनरिजर्व पैसेंजर उनके पिछले 6 साल का डेटा उन्होंने उठाया है, और उस डेटा उठा के उन्होंने देखा है कि भारत में इंटरस्टेट माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स उसका लेवल करीब करीब एडवांस्ड इकोनॉमी बोलिए या जैसे चाइना बोलिए या यूरोपियन यूनियन से ज्यादा माइग्रेशन हमारे देश में होता है। तो लेबर माइग्रेशन हमारे देश में जो हम पहले सोचते थे कि शायद स्टेट के अंदर में ही होता होगा, अगर माइग्रेशन होता है तो भी डिस्ट्रेस माइग्रेशन ही होता होगा, इतना बड़ा ह्यूज लेवल ऑफ माइग्रेशन और इतने सालों से चल रहा है, शोज कि भारत में जो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक यूनिटी या इकोनॉमिक एक वन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी उभर के बहुत ज्यादा हमारे सामने आ रहा है। इसका दूसरा मिसाल उन्होंने दिखाया है कि गुड्स मूवमेंट अक्रॉस स्टेट्स, और उसको भी अगर देखा जाए तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स किसी भी देश के तुलना में, और बड़े इकोनॉमी के साथ ही डिस्कशन हो रहा है, हमारा लेवल वेरी कंपेरेबल है। तो दोनों चीज को देख के ये समझ में आ रहा है कि भारत जो छोटे छोटे मार्केट्स में हम कहेंगे बंटवारा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंटली डेटा इसलिए है क्योंकि ये किसी भी अर्थमंत्री को अगला सवाल के सामने खड़ा कर देता है कि अगर इतने सारे लोग और गुड्स मूव कर रहे हैं तो साथ में टैक्सेशन स्ट्रक्चर भी उसके अनुरूप होना चाहिए। तो फिर सवाल सामने आ जाता है कि फिर जीएसटी में देरी से ज्यादा जल्दी होनी चाहिए, और वो ही सबसे सामने वाला एक मुद्दा सामने लाके इकोनॉमिक सर्वे खड़ा करता है। तो मुझे लगता है दिस इज वेरी पॉजिटिव बोलिए या एक गेम एक न्यू आइडिया सामने उभर के सामने डिस्कशन के लिए उन्होंने रखा है, एंड मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिबेट एक इशू है जो डिस्कस करना चाहिए और जिसके बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। कॉज ऑफ कंसर्न इकोनॉमिक सर्वे पहले भी बताया था कि जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स टिपिकली उसी स्टेट में खराब उतरते हैं जिस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खराब है और जिस स्टेट में जरूरत ज्यादा है, इनकी इंप्लीमेंट करने में दिक्कतें हैं। बिल्कुल। तो अच्छे स्टेट जो है जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छे हैं, जहां पे रेशियो पॉवर्टी कम है, वहां पे प्रोग्राम्स अच्छे डेवलप होते हैं, लेकिन जिस स्टेट्स में रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए उस स्टेट्स में रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो इसलिए सोचने का जरूरत है कि क्या इस संदर्भ में यूनिवर्सल बेसिक इनकम या उसका जो छोटे रूप में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उस पे अमल देना चाहिए या नहीं, इस पे इको सर्वे ने इस पे काफी ज्यादा नजरें हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर। रवि साहब, जिस तरीके से चर्चाएं हैं उम्मीद की जा रही है, लेकिन आपकी नजर में जो स्ट्रक्चर है, मैं कहूं देश में डैक बेनिफिट स्कीम है, उसके अलावा सरकार के अलग अलग स्कीम चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अपनी स्कीम्स होती हैं, ये किस जगह पर खड़ी होती है और जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, मैं कहूं कि जो बनावट है, वहां पर जरूरत कितनी दिखती है? देखिए, एक माने में ये यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बात रखी गई है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें राइट टू बेसिक इनकम का हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इस बात को स्वीकार किया गया है। और ये पहली बार किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जाना महत्वपूर्ण है। बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसको एक तो ये कि अमली जामा पहनाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मनरेगा की बात है और उसमें इकोनॉमिक सर्वे में कई सारी बातें कहने की कोशिश की गई है कि इसको पहनाया जा सकता है, ग्रेजुअली पहनाया जा सकता है, और ऑप्शंस बहुत सारे उस तरह के दिए गए हैं। दूसरी जो बात, लेकिन एक नेगेटिव बात वो ये है कि देखिए, इस पर मैंने बहुत काम किया है और एनसीओएस के जमाने से काम किया है। 2014 में इस पे ऊपर एक लंबा पर्चा भी लिखा था सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर के ऊपर कि उसकी कितनी लागत हो सकती है क्या, और उसमें जो इस समय जो सोशल प्रोटेक्शन की जो धारणाएं हैं उनको सम्मिलित करके कैसे हम एक न्यूनतम स्तर की ओर हम बढ़ सकते हैं, वो परिकल्पना रखी गई थी। उसको छोड़ के
यूनिवर्सल बेसिक इनकम में एकाएक एक तरीके से ये कहिए कि कैश ट्रांसफर की जो अवधारणा पिछले बजट में प्रस्तुत की गई थी वही प्रस्तुत की गई है। और ये अवधारणा अपने में तो बहुत सरल अवधारणा है, लेकिन इसके साथ जो बहुत सारी और अवधारणाएं हैं जिसमें हम कहते हैं कि राज्य को और चीजों को देना चाहिए, स्वास्थ्य को देना को प्रोवाइड करना चाहिए, शिक्षण के बारे में उसकी बातचीत है। मनरेगा अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक डिजाइन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। फूड सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, वो जटिल कार्यक्रम है लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो इन सब के को छोड़कर हम यूबीआई के बारे में बात करें, मैं समझता हूं कि ये एक शगुफा सा मुझे लगता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं इस बात को देखिए, अगर आप जो सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी की अवधारणा इस सरकार में, नई सरकार में 2014 के बारे में रही है, उससे ये बिल्कुल काउंटर है। क्योंकि बार बार इस सरकार में कहा गया है कि हम सोशल सिक्योरिटी को बेसिकली सोशल इंश्योरेंस की ओर ले जाना चाहते हैं, और उस ओर ले जाना चाहते हैं जहां हम समझते हैं गरीबों को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए हम किसी भी तरह के हस्तांतरण की बात नहीं करेंगे, ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे, ट्रांसफर इनकम की बात नहीं करेंगे, सोशल इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो एक वो अवधारणा 2.5 साल 3 साल से बराबर ये सरकार सामने रख रही है। दूसरी ओर ये ट्रांसफर इनकम की बात है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। तो कहाँ ये सरकार इसको बजट में कहाँ लेके जाएगी, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि ये बात अब आती है कि नहीं आती है। लेकिन जो अवधारणा सरकार में पिछले 2.5 साल से रही है ये उसके विपरीत है। और जो अवधारणा पहले भी रही है, जहां मनरेगा और सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर की बातचीत रही है, ये उससे भी अलग है। साहब आपको इसमें मेरा तो कहना ये होगा कि खास करके चाहे देर से ही हो, लेकिन सरकार ने सोचा एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ये वास्ते लोगों को चाहिए, खास करके लैंडलेस लेबरर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स वगैरह हैं, क्योंकि नोटबंदी की बात करते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो है अफेक्टेड, बेरोजगार हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, तो उनके लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होगा, इनकम होगा, तो इकोनॉमी में भी एक डिमांड लेवल मेंटेन रहेगा। ये बहुत जरूरी है, इकोनॉमी के लिए भी चाहिए और उस क्लास के वेलफेयर के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है, अच्छा कदम। दूसरी बात है कि ऑलरेडी जैसे डिजिटाइजेशन का या आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स या अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड और लैंड रिकॉर्ड के साथ फिर उसको ये करके जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट सोच रही है आज के दिन में उस गरीब तक पहुंचने के लिए, तो उसके लिए भी पहल है कि भाई हर एक को बैंक अकाउंट, आधार लिंक्ड बैंक, आधार सीडेड बैंक अकाउंट करो उसके लिए, और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करो। उनको पास चॉइस होगा कि उस मनी को वो किस तरह से खर्च करे, फूड पे खर्च करे, फर्टिलाइजर पे खर्च करे, सीड पे करे, किसी भी चीज पे करे, वो करे। उसको एक बेसिक इनकम दे, फार्मर्स का एक बेसिक इनकम होगा, लैंडलेस लेबरर्स का एक बेसिक इनकम होगा। उससे क्या होगा कि लेबर मार्केट में या प्रोडक्ट मार्केट में जो फ्लैक्चुएशन है या अनसर्टेनिटीज है, जिसका फायदा कई बार नहीं उठा पाते। इस बार भी आपने देखा होगा किसानों को 1-1 रुपया पोटैटो और कैबेज वगैरह बेचना पड़ा, प्रोडक्ट का सही दाम नहीं मिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं कवर हुआ। तो ऐसी सिचुएशंस में मेरे ख्याल से इस तरह का प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, और मेरे ख्याल से सरकार अगर सोचती है इसमें कुछ कदम बढ़ाएंगे आगे, चाहे अगला बजट में या जल्द से जल्द, तो आई थिंक दिस विल बी वेलकम थिंग। शुमा, एक और जो फैक्टर दिख रहा है इकोनॉमिक सर्वे में, इंडस्ट्री ग्रोथ की अगर मैं देखूं आंकड़े 5.2 का अनुमान है, जो कि पिछले अगर ईयर से देखें तो काफी कम दिख रहा है, और शायद ये एक बड़ी चिंता है। कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा बजट में? फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो आंकड़े है वो यही बता रहा है कि पिछले कई सालों से जो बैंक क्रेडिट में जो वीकनेस दिखने को मिल रहा है, उसी का ही रिफ्लेक्शन है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है इसलिए इंडस्ट्री क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, तो इट्स अ सर्कुलर प्रोसेस। बट द पॉइंट ये है कि शुरू हुआ है वहां से कि एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डिमांड का इफेक्ट कम हो गया है, उसमें एक चीज है कि कमोडिटी क्षेत्र के जो कंपनीज थे उन पे वीकनेस छाई हुई है। अभी कमोडिटी क्षेत्र में फर्क आ रहा है, थोड़ा सा उछाल आया है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये जो वीकनेस बाहर से है, इसका करस्पॉन्डिंग कोई जिसे कहते हैं काउंटर मेजर्स देश के अंदर से नहीं आ रहा है। और वो इसलिए नहीं आ रहा है कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट की जो उछाल थी बिटवीन 99 एंड 2010-11 तक का, वो उछाल काफी हद तक रुक गया है। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगा अगर, तो बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से ही इकोनॉमी में ये इंडस्ट्री के लिए जिसे कहते हैं ड्राइविंग फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं। और
इसीलिए आपको ये जो फिगर्स दिख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। साथ में एक और चीज है कि बैंक्स अभी जो अपने खाते को इम्प्रूव करने के चक्कर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो एनपीएस क्लियर कर रहे हैं, किसी भी लोन को काफी बारीकी से देखते हैं, और जो देखना चाहिए था पहले, उस वजह से ये हुआ है कि बहुत सारे फ्लफ एक्सपेंडिचर वो बंद हो गए। तो इन तीनों चीजों के चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा उछाल नहीं आ रहा है। तो उसमें अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर अगर उसको देखे तो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में दो ही चीज रहता है, एक तो है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाए, और दूसरा ये है कि कंजम्पशन बढ़ाए। कंजम्पशन बढ़ाने का सिलसिला पिछले साल हो चुका है ऑलरेडी, 7 पे कमीशन वगैरह के जरिए हाइक देकर। अभी अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात करें, उससे भी कुछ हद तक इनकम बढ़ता है, या एनआरईजीए में ज्यादा इनकम दे रहे हैं, ज्यादा एलोकेशन किए हैं, तो उसका लिमिट्स मोर और लेस रीच हो चुका है। तो अभी उनके हाथ में सिर्फ एक ही है कि प्राइवेट ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एक चीज है कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट का जो दायरा है उससे वो उसको पार करे या उसी में सीमित रहे। हाँ, क्योंकि उसको एक ब्रैकेट जो उन्होंने तैयार किया हुआ है। अब इको सर्वे में आप देखेंगे उसके ऊपर जिक्र उन्होंने ये डिस्कशन किया है कि फिस्कल एडवेंचरिज्म, यानी कि जो बाहर के देशों, ये डेवलप कंट्रीज ने कुछ ने अपना किया है, उन पर उन्होंने टिप्पणी किया है कि ये शायद भारत के लिए सही नहीं बैठता है, क्योंकि भारत ने पहले एक बारी प्रणब मुखर्जी के समय में उन्होंने ये कोशिश किया था कि फिस्कल स्टिमुलस दे, उसका बहुत अच्छा नतीजा हमारे लिए नहीं हुआ था। तो अभी उस कंटेक्स्ट में यूजिंग जेटली के लिए ऑप्शन ये रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट्स को अच्छी तरह से हो, उसका मनी जो है, जो रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशंस को ईज अप करके इन्वेस्टमेंट्स का क्वालिटी को बढ़ाए, रादर देन कि ज्यादा पैसा बोरो करके उन पे एक्स्ट्रा लगाने जैसे, वो शायद बेहतर होगा। रवि साहब, आपका क्योंकि जो समझना बहुत अहम है कि सरकार के पास ऑप्शन वही होगा कि वो पब्लिक सेक्टर या फिर सोशल सेक्टर में निवेश बढ़ाते हुए जो एक मैं कहूँ रियल बाइंग पावर है उसको और कैपिटलाइज करे, और तभी शायद जो इंडस्ट्री सेक्टर है ये थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि हालत काफी खराब दिखती है अगर इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे तो एक्चुअली इस बात को भी इंगित कर रहा है कि कुछ सोर्सेज से जो फिस्कल स्पेस सरकार को इस बार मिली हुई थी, उदाहरण के तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह से, वो आने वाले वर्ष में कम होगी, और उसकी भरपाई जीएसटी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से करों में करनी आवश्यक होगी। तो इसलिए पहली बात तो ये कि देयर विल बी फिस्कल स्पेस विल नीड टू बी क्रिएटेड, उसको बनाना पड़ेगा अगर आगे विनियोग करना है। लेकिन दूसरी ओर इकोनॉमिक सर्वे ये भी कह रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन का जो रास्ता है वो सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि दिस अप्रोच जो ये फिस्कल, मैं इसको फिस्कली कंजर्वेटिव अप्रोच मानता हूं। इस समय जब उद्योग और विनियोग की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं वो है, इस परिस्थिति में मैं मानता हूं कि सरकार को अपने व्यय को बढ़ाना पड़ेगा, और कम से कम जो पिछले वर्ष 3.5% का जो लक्ष्य था, कम से कम उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब 3% तक उसको लाने की चेष्टा इस वर्ष नहीं करनी चाहिए। और उन साधनों का उपयोग या तो जो सोशल प्रोटेक्शन की बात हो रही है जिस रूप में भी, उसमें, और उससे भी ज्यादा जो विनियोग के स्तर को बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट्स की जो परिस्थिति है, तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि एक्सपोर्ट्स में कुछ सुधार हुआ है इस क्वार्टर में, बात सही है, लेकिन आगे क्या अपेक्षा है। और हम ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है इस समय अमेरिकन नीति बदलाव की ओर से, उसका क्या प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा ये हम नहीं जानते हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि हमें अपने जो ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं, समृद्धि के ड्राइवर्स हैं, वो अपने हाथ पे लेने पड़ेंगे, अपने हाथ में लेने होंगे। हक साहब, बाकी एक जो पॉइंट कहा है साहब ने कि अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं और नया राष्ट्रपति के वहां बनने के बाद उसका इम्पैक्ट भी आज बजट पर दिख सकता है, उसको लेकर जो चिंता है उससे बचने की कवायद क्या अभी शुरू हो सकती है? नहीं, इंडिया में कैपेसिटी है बचने की। आई थिंक वी कैन इंसुलेट आवरसेल्फ दैट वे। उसमें बहुत ज्यादा रिस्क मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए इमीडिएटली। आगे क्या होगा ग्लोबल लेवल पे मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया के लेवल पे तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली कहीं कहीं आ रहा है कि आईटी सेक्टर, ये सेक्टर, वो सेक्टर कुछ अफेक्टेड होगा, बट अभी कोई क्लियर असेसमेंट नहीं है। दूसरी बात, मैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, whether it is मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, उसके लिए आपको क्रेडिट एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्रेडिट सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट सप्लाई कई तरह से बढ़ता है,
एक तो अगर क्रेडिट जो पैसा आपने लिया है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, पोटेंशियल एक अलग चीज है, उसको अगर आपने यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करने के लिए जो चीजें चाहिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी, वो सारी चीज अगर आपके पास है तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर उसका फायदा उठा सकता है क्रेडिट लेने का। दैट मीन्स क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी साथ साथ बढ़नी चाहिए थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर एंसिलरी थिंग्स, सब जो भी एसोसिएटेड थिंग्स। दूसरी बात यह है कि वो अपने अगर कर भी दिया और मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट सप्लाई आपके नहीं कर रही है तो वो भी अफेक्ट करता है। तो आज के दिन में एटलीस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी क्रेडिट एक्सपेंशन की जरूरत है, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और घटाने की जरूरत है। तो हो सकता है गवर्नमेंट मेरे ख्याल से क्रॉप लोन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट लोन के लिए भी और आपके इसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत है। साथ साथ वो देखे जरूर कि ये नहीं कि खाली पैसा दे के आपने बर्बाद करो, वो भी देखे कि उसको यूटिलाइजेशन या एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा या नहीं होगा इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। शुभ, सरकार के पास जो पहले दिख रहा था और नोटबंदी के बाद मैं कहूँ कि खजाने अब भरे हुए हैं, टैक्सेस में काफी ज्यादा उछाल आया है, एल्बो रूम काफी दिख रहा है, यानी कि सरकार जो मंशा रखना चाह रही थी, पहले जो एफ एंड बर्ड्स लगते थे वो शायद इस बार नहीं दिखेंगे, इसलिए रास्ता ज्यादा अच्छा है, आसान मैं कहूँ। हाँ कविन जी, और उससे भी ज्यादा सरकार के पास फिस्कल स्पेस जरूर क्रिएट हुआ है, लेकिन फिस्कल स्पेस का दायरा सब उतना ही है क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त, चाहे आप इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया, तजमुल हक जी क्रेडिट की बात कर रहे थे कि बहुत सारे सेक्टर्स में देने की जरूरत है, रवि जी कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के स्कोप से फिस्कल डेफिसिट को ईज करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है प्रॉब्लम केंद्र सरकार में नहीं है। इन सभी चीजों में सबसे बड़ा अभी जो रोड ब्लॉक सामने आ रहा है वो है स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट्स अगर आप देखें एक के बाद एक पिछले 2-1 साल में किसी भी स्टेट में लैंड को लेकर हो, लेबर को लेकर हो या पावर सेक्टर में मूलभूत जो चेंजेस लाने की बहुत जरूरत है, उसमें बहुत जरूरत के सिवा कुछ जगह पे जरूर हुआ है, लेकिन जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम जरूरत कम काम हुआ है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा चांस है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। हमारे शहरों के किसी भी शहर में कुछ भी हालत, मतलब हमारी हालत कुछ किसी का भी अच्छा नहीं है, इनमें बहुत इन्वेस्टमेंट्स की संभावनाएं हैं, बहुत अच्छे जल्दी रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स का भी जिक्र है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स, इतने कम रेट में प्रॉपर्टी टैक्स शहरों से दिया जाता है, रिच पीपल से प्रॉपर्टी टैक्स, पार्किंग फीस कोई भी स्टेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सारी चीजें से बहुत ज्यादा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स, जो चेंजेस आएंगे, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में प्रेरित करेंगे, वो स्टेट से ही आने जरूरी है। और स्टेट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा होने से उनके अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। लेकिन आप देखेंगे इस बारी जितने सारे ये इन्वेस्टमेंट्स के जो सेमिनार्स हुए इस साल के शुरुआत से और अभी चल रहे हैं, आप उसमें किसी भी चीफ मिनिस्टर को आप नहीं देखेंगे कि वो लेबर या लैंड के ऊपर कोई ठोस चीज नहीं, कोई कुछ कदम के बारे में उन्होंने जिक्र किया हो। उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि हम आपको बहुत सहायता देंगे। अब सहायता कैसे देंगे भाई, ना आपके पास जमीन है, ना आप लेबर में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेबर को आप हटाइए, बट लेबर को किस तरह से और प्रोडक्टिवली यूज किया जाए, स्किल कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर आपका कोई जिक्र नहीं है। आपके पास पावर सेक्टर में जो सेंटर ने उदय स्कीम जो सेट किया है, उसमें स्टेट्स अभी तक सिर्फ उतना ही किए हैं जितना फाइनेंशियल सपोर्ट सेंटर से आया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हाथ में फिस्कल फेडरलिज्म के चलते पावर्स तो ले लिए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो ड्यूटीज हैं उसमें वो अभी बहुत पीछे हैं। और वो चीज में अगर नहीं आएगा तो सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट पुश करना अपने आप में इम्पॉसिबल है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज हमारे बजट मेकिंग में भी अभी आ रहा है कि जिस भी चीज में आप देखिए, हेल्थ सेक्टर में आप देखिए, एजुकेशन सेक्टर में देखिए, इन सारी चीजों में स्टेट्स को आगे चलकर कदम लेना है। और ज्यादातर स्टेट्स के पास कदम से ज्यादा उनके पास एक्सक्यूजेज है कि भाई हम फलाना चीज की वजह से हम नहीं कर सकते हैं। चलिए, बात कल पूरा, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा करने के लिए और समझाने के लिए कि असल में ये इशारा क्या कर रहा है। लेकिन दिन भर आज
बजट जब पेश होगा उसका सीधा प्रसारण, उसके साथ साथ उस बजट से देश और आप दोनों पर क्या इम्पैक्ट होगा और किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस पर लगातार खास मेहमानों के साथ चर्चा चलती रहेगी। फिलहाल भी इतना ही। नमस्कार।